This call is now. Yes. Yes. चलो तो स्टार्ट करेंगे हम लोग. ओके. All of you, look at the screen. तो आज का लेसन है हमारा केमिकल चेंज एंड केमिकल बॉन्ड. हाँ, ये भी हमारा केमिस्ट्री से रिलेटेड लेसन है. हाँ, अभी देखो 8th स्टैंडर्ड में बहुत सारे लास्ट टर्म में, लास्ट सेमेस्टर में हमने बहुत सारे लेसन. कौन सा? स्ट्रक्चर ऑफ एटम, मॅटर ऑफ द इलेमेंट, आणि त्याच्यानंतर मेटल्स, नॉन मेटल्स, एवढे सगळे बघितले. त्याच्यामध्ये बरंच तुम्ही शिकलेला आहात केमिस्ट्री काय असते ती. हा, आता तुम्हाला बघायचंय केमिकल चेंज. मग आता कशामध्ये केमिकल चेंज असणार आहे, तर तुमचे जे काही सगळे आपले हे वस्तू असतात की नाही, म्हणजे केमिस्ट्री केमिकल असू देत किंवा तुमच्या फ्रुट्स वगैरे काय असतील एक्झाम्पल तुम्हाला, किंवा इलेमेंट्स दिलेले असतील किंवा मेटल्स असतील, तर त्यांच्यामध्ये केमिकल चेंज कशा प्रकारे तुम्ही ओळखता हे तुम्हाला आता याच्यातनं शिकायचं आहे. तर फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हाला 1-2-3 प्रश्न विचारलेत बघा. काय विचारलेत कि what are the methods of the classification of the change. तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ही हमारा लेसन है केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज. समझ में आया? जो पहला वर्ड है ना केमिकल चेंज, तो केमिकल चेंज और दूसरा फिजिकल चेंज, ये दोनों चेंजेस है और उसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं. Now, what is the difference between physical and chemical change? पहला क्वेश्चन का आंसर ही दूसरे क्वेश्चन में पूछा है. देखो, तो ये केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज है, ये कैसे हम फाइंड आउट करेंगे? ये है हमारा दूसरा क्वेश्चन. और तीसरा क्वेश्चन क्या है? क्लासिफाई द फॉलोइंग चेंज इनटू फिजिकल एंड केमिकल चेंज. तो हमें बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं उन्होंने, तो इसमें से कौन सा फिजिकल है और कौन सा केमिकल चेंज है. तो पहले मैं आपको सब एक्सप्लेन करती हूँ कि किसको फिजिकल बोलते हैं और किसको केमिकल बोलते हैं. तो पहले ये देख लो कि जो चेंजेस है वो परमानेंट हो जाते हैं. दोबारा हम उसको अपना फर्स्ट पोजीशन में नहीं ला सकते, उसको बोलेंगे हम फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज. और जो सामने से दिखता है उसको बोलेंगे हम फिजिकल चेंज. तो पहला देख लो, राइपनिंग ऑफ मैंगो. तो उसको फिर से कच्चा बनाएंगे क्या हम? एक बार आम जो पक गया, तो उसको हम फिर से कच्चा नहीं बना सकते है ना, तो दैट इज कॉल्ड केमिकल चेंज. समझ में आया? मेल्टिंग ऑफ आइस, इसको तो हम फिर से दोबारा फ्रिज में रख के भी ये कर आइस बना सकते हैं ना. हाँ, बॉइलिंग ऑफ वाटर, ये तो कूल होने के बाद तो फिर से नॉर्मल वाटर बन जाता है ना. हाँ, तो ये जो चेंजेस है ये आपको मैं अभी बताती हूँ, बाकी का है वो अभी आपको बताना है. समझ में आया? तो पहले क्या बताया, जो चेंज है जो परमानेंट होता है उसको हम केमिकल चेंज बोलेंगे, और जिसको हम सेकेंड पोजीशन से फिर से फर्स्ट पोजीशन में ला सकते हैं उसको हम फिजिकल चेंज बोलेंगे. हाँ, तो ये तो राइपनिंग ऑफ मैंगो हो गया केमिकल चेंज, मेल्टिंग ऑफ आइस एंड बॉइलिंग ऑफ वाटर हो गया फिजिकल चेंज. नाउ डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर, ये क्या है बोल लो, चैट बॉक्स में लिख के दे दो. सेकेंड है राइपनिंग ऑफ द बनाना. थर्ड है फ्रेगनेंस ऑफ द राइपनिंग फ्रूट. एंड लास्ट है डार्कनिंग ऑफ कट पोटैटो. देन ब्रस्टिंग ऑफ एन इन्फ्लेटेड बलून्स. हाँ, साउंड ऑफ ब्रस्टिंग ऑफ द क्रैकर्स एंड फॉल स्मेल ऑफ द स्पॉइल्ड फूड. हाँ,
सब लिख लिख के हो गया? आप आंसर लिख के रख दो, मैं जब वहां जाऊंगी तो तब चेक कर लूंगी, तो आप कितना इमेजिन कर सकते हो, कितना अंडरस्टूड हो गए हैं. हा, आता थोडंसं एक्सप्लेन करते बघा. जे काही तुम्हाला हे सगळे फ्रुट्सचे वगैरे दिलेले आहेत किंवा तुमचे फटाके, जर ज्यांना समजलं नाही ना, ब्रस्टिंग ऑफ द क्रॅकर्स वगैरे आहे, किंवा फॉल स्मेल ऑफ द स्पॉइल्ड फूड, म्हणजे एखादा तुमचा पदार्थ खराब झाला तर तो काही पुन्हा तुम्ही चांगला करू शकणार आहात का? नाही. म्हणजेच थोडक्यात काय आहे की हे जे तुमचे जे उदाहरणं दिलेली आहेत ती सगळी तुमची केमिकल चेंज आहेत. कारण एकदा फटाका फुटला की त्याच्यातलं जे काही तुमचं केमिकल आहे ते ब्रस्ट झालेलं असतं, कळतंय? हा, म्हणजे हे सगळे जे चेंज आहेत त्याला आपण काय म्हणतोय? केमिकल चेंज. आता खाली तुम्हाला एक छानसं एक एक्झाम्पल दिलेलं आहे बघा. ड्युरिंग द एनी केमिकल चेंज, composition of the original substance changes to form new substance with different composition and properties. कळलं सगळ्यांना? केमिकल चेंज होतोय म्हणजे काय होतंय? त्या वस्तूमध्ये किंवा त्या कंपोजिशन मध्ये ओरिजिनल सबस्टन्स असतो त्याचा तो चेंज होतो आणि त्याचा एक नवीन पदार्थामध्ये कन्व्हर्शन होतं आणि त्याच वेळेला त्याच्या प्रॉपर्टीज काय असतात? चेंज झालेले असतात, कळतंय? आता एक तुम्हाला साधं म्हणजे एक मी हे देते, रॅपलिंग ऑफ द मँगोचं एक्झाम्पल घेते तुम्हाला, की तुमचा जो कच्चा आंबा असतो तो कसा असतो? आंबट असतो बघा. हा, शिवाय त्याचा कलर पण ग्रीन असतो आणि तोच आंबा ज्या वेळेला पिकतो त्यावेळेला त्याचा फिजिकल चेंज पण मिळतो तुम्हाला. म्हणजे ग्रीन असतो तो काय होतो तुमचा? येलो मध्ये कन्वर्ट होतो. शिवाय त्याची जी आंबट खट्टी टेस्ट असते की नाही ती तुमची स्वीट टेस्ट मध्ये कन्वर्ट होते. आता हा जो चेंज आहे हा परमनंट चेंज झाला की नाही? म्हणजेच त्याच्या ज्या ओरिजिनल ज्या प्रॉपर्टी होत्या, आंबट लागणे वगैरे, त्याच्यामध्ये जे ऍसिड वगैरे होतं ते गेलं आता आणि ते आता स्वीट मध्ये कन्वर्ट झालं. तर हा त्याचा झाला तो परमनंट चेंज. समजतोय? मग हे तुम्हाला एक एक्झाम्पल दिलंय. असे तुम्हाला बरेचसे एक्झाम्पल आता इथे दिलेले आहेत बघा. सगळे जे काही आपण बघितले की नाही ते सगळेच्या सगळे एक्झाम्पल तुम्हाला दिलेले आहेत. की सपोज तुम्ही ऍपल कट केला, बघा एक एग्जाम्पल तुम्हाला दिलाय कि जब आप एप्पल कट करके रखते हो तो कट करने के बाद उसका कलर कैसे होता है, और एक 5 मिनट उसको रख दिया तो उसका कलर कैसे चेंज हो जाता है. तो वो चेंज इन कलर है ना, उसको बोलेंगे केमिकल चेंज. और ये क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है, क्योंकि एयर में ऑक्सीजन रहता है ना, तो ऑक्सीजन और ये आयन जो रहता है एप्पल में उसका कॉम्बिनेशन हो जाता है और आयन ऑक्साइड बन जाता है. सेकेंड एग्जाम्पल दिया है आपको नेल्स का. तो स्टार्टिंग में तो हम नया नया लेके आते हैं तो बहुत ही ऐसा शाइन करते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद उनको देखेंगे तो क्या करेंगे? उसको हम रखने के बाद उसको जंग लग जाता है. तो ये क्या है? ये ऑक्साइड के साथ मतलब ऑक्सीजन के साथ उसका रिएक्शन हो जाता है और आयन का ऑक्साइड बन जाता है. हाँ, जो कलर चेंज होता है वो जो चेंज है वो परमानेंट चेंज है, उसको हम दोबारा ऐसा नया जैसा नहीं बना सकते हैं. थर्ड दिया है एग्जाम्पल आपको ये डायग्राम में, ये कुछ तो जलाया है उन्होंने तो बर्न होने के बाद उसका कार्बन में कन्वर्ट हो जाता है ना. हाँ, तो उसको हम फिर से दोबारा चेंज कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते. तो उसका है, सपोज एक एग्जाम्पल ले लो, कुछ भी ये कागज का टुकड़ा ले लो, उसको जला दो, फिर ओरिजिनल रूप में लेके आ सकते हैं क्या? नहीं आ सकते. वो बनाना है, वो अगर कच्चा रहता है वो कैसा रहता है, ओवर राइपन हो गया तो कैसा हो जाता है. और ये तो हमारे रेगुलर एग्जाम्पल हो गए और ये है केमिकल चेंज के एग्जाम्पल जो हम लेबोरेटरी में करते हैं. ये टाइट्रेशन वाला है कि अगर ये हमारा पिंक सॉल्यूशन है उसमें कुछ डाल दिया तो उसमें जो चेंजेस मिल जाते हैं वो चेंजेस हम दोबारा नहीं कर पाते, मतलब पहले जैसे उसको चेंज नहीं कर सकते हैं. तो सम ऑब्जर्वेशंस ऑफ द केमिकल चेंज दिलाय बघा तुम्हाला. तो चेंज किस में मिल गया हमें? चेंज हमें कलर में मिल गया, टेस्ट में मिल गया, और जिसमें से कुछ गैसेस निकलते हैं, जो केमिस्ट्री वाले हैं ना उसमें से कुछ गैसेस निकलते हैं, तो उसमें जो चेंज मिलता है वो चेंज हमारा केमिकल चेंज रहता है. और ये बॉइलिंग वाला मेल्टिंग वाला जो रहता है टेम्परेचर रहता है ये सब हमारा क्या रहता है? फिजिकल चेंज रहता है. समझ में आ गया सबको? हाँ, फिर अभी ये ट्राई दिस वाला है, ये मैं पढ़ती नहीं, पढ़ना मतलब कुछ जरूरत ही नहीं है पढ़ने की. हाँ, ओके, ये तो हमारा प्रैक्टिकल हो गया. अभी केमिकल चेंज एंड वर्ड इक्वेशन. अभी आपको क्या करना है? ये केमिकल चेंज कैसे होता है, तो चेंज होते समय वो सब्सटेंस के अंदर
क्या क्या चेंजेस हो जाते हैं और वो लिखते समय हम कैसे लिख सकते हैं। तो पहला मैं आपको बोलूंगी ये इक्वेशन कैसे लिखते हैं। हाँ, तो इक्वेशन लिखते समय पहला मैंने आपको ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ाया था, देख लो। हाँ, एसिड प्लस बेस, बेस का वर्ड दिया है अल्कली, तो मैं अभी अल्कली बोलूंगी। हाँ, एसिड प्लस अल्कली इज इक्वल टू CO2 प्लस सॉल्ट। हाँ, तो सॉल्ट मिल गया। हाँ, तो ये लिखते समय क्या लिखना है, एसिड के जगह पे कौन सा एसिड लिया है उसका नाम लिखा, देखो साइट्रिक एसिड। देन उसमें क्या ऐड किया है, अल्कली ऐड किया है। कौन सा अल्कली लिया था, सोडियम बाइकार्बोनेट, तो उसका नाम लिखा। और उसके साइड में जो एरो दिखाया है वो एरो क्या बताता है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया और उनका कॉम्बिनेशन होने के बाद एक नया प्रोडक्ट पैदा हुआ। हाँ, तो नया प्रोडक्ट जो मिलता है वो है उसका सॉल्ट रहता है हमेशा, देख लो। तो एसिड बेस कॉम्बिनेशन रहने के बाद जो जो सॉल्ट मिलता है वो द प्रोडक्शन ऑफ द एसिड एंड बेस। हाँ, तो उसके साथ में कुछ गैसेस भी मिलते हैं हमें, तो उसमें मिलेगा हमें CO2 गैस, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड दैट मीन्स CO2 प्लस सोडियम साइट्रेट, इट इज सॉल्ट। ओके, समझ में आ गया। तो अभी आप देख लो आपके स्क्रीन पे जो रिएक्शन है, तो आपके बाजू में लेफ्ट साइड में जो जो रिएक्शन में पार्ट लेते हैं ना सब्सटेंस, वो लिखे हैं, और एरो के साइड में जो रिएक्शन के बाद प्रोड्यूस हो जाते हैं वो वर्ड लिखे हैं। समझ में आया सबको। हाँ, तो उसमें क्या करना है आपको, पहला वर्ड में लिखना है, बाद में सिंबल में आपको लिखना है। हाँ, और इस साल यहाँ तक ही है, उसके बाद वो जो देता है ना रिएक्शन, उसको बैलेंस भी करना पड़ता है, तो ये अगले ईयर होगा आपको। हाँ, तो अभी पूरा एक्सप्लेनेशन आपको बता देती हूँ, देख लो। केमिकल चेंज एंड वर्ड इक्वेशन, ड्यूरिंग द केमिकल change, the chemical composition of the original matter changes and new substance having different properties and different chemical composition are formed. इसका मतलब क्या है, शुरू शुरू में स्टार्टिंग में वो जो लेफ्ट साइड में आपको दिया है ना, वो सब क्या है, हमने लिए हुए जो कौन से भी केमिकल है, और उसमें जब चेंज हो जाता है, कॉम्बिनेशन हो जाता है, तो नया प्रोडक्ट मिलता है, वो अलग प्रॉपर्टी दिखाता है। ओके, सेकेंड थिंग क्या बोला है, केमिकल इक्वेशन कैन बी रिटर्न फॉर द केमिकल चेंज if the exact change in chemical composition is known. Names and chemical formula of the original substance sorry, names and chemical formula of the original substance and newly formed substance are used while writing the chemical equation. For example, क्या दिया है, when baking soda is added to the lemon, chemical change takes place in the citric acid present in the lemon juice and the gas form of the carbon dioxide. The word equation can be written in this chemical reaction. तो फर्स्ट क्या किया है, देख लो, ये जो हमें रिएक्शन दे दी है वो क्या है, साइट्रिक एसिड किस में रहता है, लेमन जूस में रहता है। हाँ, तो लेमन जूस लिया है उन्होंने और उसमें क्या किया है, सोडियम बाइकार्बोनेट डाल दिया, तो मतलब क्या है, साइट्रिक एसिड दैट मीन्स एसिड एंड सोडियम बाइकार्बोनेट दैट मीन्स अल्कली। तो एसिड और बेस का कॉम्बिनेशन हो गया और उसके बाद जो हमारा शरबत बन जाता है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सोडियम साइट्रेट। हाँ, तो उसको हम ऐसा अपना जो अपना लैंग्वेज रहता है इसमें कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन केमिस्ट्री में उसको लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वर्ड ध्यान में रखो, सोडियम साइट्रेट किसके साथ रिएक्शन हुआ, साइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन हुआ, इसलिए जो बन गया, जो प्रोड्यूस हो गया प्रोडक्ट, उसका नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ साइट्रिक एसिड का रिएक्शन हो गया, तो जो सॉल्ट बनेगा ना, तो जिसके साथ कॉम्बिनेशन हो गया ना उसका सॉल्ट बनेगा। तो सोडियम के साथ कॉम्बिनेशन हो गया तो सोडियम हो गया, और किसका कॉम्बिनेशन हो गया, साइट्रिक एसिड का, इसलिए जो सॉल्ट बन गया उसका नाम क्या हो गया, सोडियम साइट्रेट। समझ में आ गया। और ये होते समय कुछ बबल्स निकल आते हैं। हाँ, तो बबल्स निकल आते हैं, इसका मतलब कुछ तो गैस रिलीज हो रहा है ना उसमें से,
तो ये जो गैस है वो गैस रहता है CO2, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, ऐसा इस तरह आपको सबको ये केमिकल रिएक्शन लिखना है। तो शुरू में क्या करना है, वर्ड में लिखना है, बाद में उसका सिंबल रहता है। तो आगे जाके मैं आपको सब का सब सिंबल कैसे लिखते हैं ये भी बताऊंगी। ओके, हाँ। तो फर्स्ट स्टेप ऑफ द केमिकल रिएक्शन, हाँ ये जो अभी मैंने आपको सब पूरा का पूरा बता दिया ना, तो ये पूरा आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि आगे जाके आप केमिस्ट्री में पढ़ाई करने वाले हैं ना। तो केमिस्ट्री में ये केमिकल इक्वेशन बहुत दिमाग खाता है सबका, तो उसको कैसे लिखना है ये पहला ध्यान में रखो। हाँ, फर्स्ट स्टेप ऑफ द राइटिंग ऑफ द केमिकल इक्वेशन इज टू राइट अ वर्ड इक्वेशन बाय यूजिंग द नेम्स ऑफ द कंसर्न सब्सटेंस। दैट मीन्स हमने क्या लिया था, लेमन जूस लिया था, और उसमें क्या डाला, बेकिंग सोडा डाला, तो उसका दोनों का नाम लिख दिया ना हमने ये इक्वेशन में। हाँ, वही बता रहे हैं कि लेफ्ट साइड में आपको जो लिया है उसका नाम लिखना है। व्हेन द केमिकल फॉर्मूला इज रिटन इन द प्लेस ऑफ द नेम्स, इट बिकम्स केमिकल इक्वेशन। जब हम साइट्रिक एसिड का फॉर्मूला डालेंगे ना, और सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला डालेंगे, तो उसको बोलेंगे हम केमिकल इक्वेशन। While writing the chemical equation, original substance are written on the left side and newly formed substance are on the right side. समझ में आ गया? तो राइट साइड किसकी हो गई, ये जो आपको बीच में एरो दिया है उसकी लेफ्ट और राइट साइड रहती है। तो हमेशा ध्यान में रखना है, लेफ्ट साइड में जो जो हम लेते हैं रिएक्शन के लिए उनको लिखना है। आफ्टर रिएक्शन जो प्रोड्यूस हो जाता है उसको हम राइट साइड में लिखेंगे। ओके, arrow indicates the direction of the reaction substance written on the left side of the arrow and the original substance that take part in the reaction, they are called reactant. Now you have to कीप इन माइंड, लेफ्ट साइड में जो रहते हैं उनको रिएक्टेंट बोलते हैं, जो रिएक्शन करने के लिए आते हैं, रिएक्शन में पार्ट लेते हैं, उनको रिएक्टेंट बोलते हैं। न्यू सब्सटेंस फॉर्म एज द रिजल्ट ऑफ द रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। तो अभी पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन मैं देती हूँ। जो एरो बीच में है उसके लेफ्ट साइड में हमेशा रिएक्टेंट लिखना है आपको, और उसके राइट साइड में हमेशा आपको उनके प्रोडक्ट लिखना है। हाँ, place for the products of the reaction is right side of the arrow. अभी क्या करना है, हाँ एक एक नुसतं मराठीत सांगते की जेव्हा तुम्ही रिएक्शन लिहाल की नाही मुलांनो, तर रिएक्शन लिहाल तेव्हा तुमच्या त्या रिएक्शन मध्ये तुम्हाला नेहमीच तुमच्या डाव्या साईडला त्या एरोच्या तुम्ही जे जे रिएक्शन मध्ये भाग घेणारे पदार्थ आहेत त्यांची नावं लिहायची किंवा त्यांचे केमिकल फॉर्म्युले लिहायचे, आणि त्याच्याच राईट साईडला एरोच्या तुम्ही काय करायचे आहे, तयार होणाऱ्या पदार्थांची नावं लिहायची आहेत। हा, आता केमिकल चेंज इन एव्हरीडे लाईफ कसं होतं बघा। आता एक तुमचा म्हणजे तुम्ही रेग्युलर लाईफ मध्ये सगळ्या गोष्टी बघत असता, पण आपण सायन्सच्या दृष्टीने त्याच्याकडे कधी बघत नाही। आता झाडावर आंबा नेहमीच पिकतो, पण त्याच्यामध्ये काय सायन्स आहे हे कधी तुम्ही त्याच्यावर थिंक नव्हतं केलं, पण आजपासून तुमचं थिंकिंग चेंज होणार आहे की नाही, की कच्चा आंबा दिसला की तुम्ही काय म्हणणार त्यांना, की हे तुमचा आहे म्हणजे कच्चा आंबा म्हणत, आणि जेव्हा पिकतो तेव्हा त्याच्यामध्ये काहीतरी केमिकल चेंज झाला आणि हा नॅचरल चेंज आहे, तो कुणी तुम्ही घडवून आणत नाही, कळतंय? मग हा जो चेंज आहे तो कसा होतो, त्याच्यामध्ये काय आतमध्ये काय प्रोसिजर चालते हे तुम्हाला आता समजणार आहे। एक त्याने बेस्ट एक्झाम्पल दिलंय बघा तुम्हाला, नॅचरल केमिकल चेंज की जे आपल्यामध्ये डेली लाईफ मध्ये होत असतं, म्हणजे एव्हरी सेकंड मध्ये हे सगळं आपल्याकडे होत असतं। काय आहे, तर पहिलं आहे रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन म्हणजे काय, जे आपलं ब्रीदिंग चालू आहे की नाही त्याला आपण थोडंसं काय म्हणतोय, नेहमीच रेस्पिरेशन म्हणतो। म्हणजे लास्ट लेक्चर मध्ये मी तुम्हाला रेस्पिरेटरी सिस्टीम वगैरे सर्क्युलेशन सिस्टीम सगळ्या शिकवलेल्या आहेत ह्युमन बॉडी आणि ऑर्गन सिस्टीम मध्ये। हा, तर आपण रेस्पिरेशन मध्ये काय करतो, आपण एअर इनहेल करतो आणि एक्झेल पण करत असतो, कळतंय? आता इनहेल आणि एक्झेल मध्ये काय चेंज आहे, आणि तो चेंज म्हणजे तुमचा केमिकल चेंज असणार आहे, कळतंय? हा, चला आता आपल्या मेन एक्सप्लेनेशन कडे वळूया। रेस्पिरेशन इज कंटिन्युअसली ऑकरिंग बायोलॉजिकल प्रोसेस। इन दिस प्रोसेस we inhale the air and exhale the carbon dioxide and water vapors. After an depth study, it learned that the glucose in the cells reacts with the oxygen
in the inhaled air from carbon dioxide and water. The word equation and the chemical equation of this chemical reaction are as follows. अभी देख लो, ये रेस्पिरेशन तो आपको मालूम है। अभी हम लोग जो एयर लेते हैं उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है और हम एक्सेल करते हैं तो हम CO2 बाहर छोड़ते हैं। तो हम आपको ये इसके ऊपर थिंक भी करना है कि हम ऑक्सीजन तो लेते हैं, तो एक्सेल के समय कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आता है, तो वो क्या होता है। तो ये तो पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम में बता दिया है। वही जो सिस्टम है, जो उसके अंदर क्योंकि चेंजेस हो गए, वही आपको केमिकल रिएक्शन में बता दिया है। हाँ, तो ये इक्वेशन क्या कैसे बन गया है देखो। ग्लुकोज, ग्लुकोज मीन्स क्या, एनर्जी। आपल्याकडे काहीतरी एनर्जी आहे की नाही, आपण फूड घेतो ना, ती एनर्जी म्हणजे तुमचं जे स्टोअर केलेलं ग्लुकोज आहे ते। हा, आता ते ग्लुकोज प्लस काय होत आहे, ऑक्सिजन। कुठून आला ऑक्सिजन हा तुमचा, आपण इनहेल करतो की नाही, त्याच्यामधनं तो ऑक्सिजन आला तुमचा, समजते। म्हणजेच आपल्याकडे स्टोअर असणारी एनर्जी प्लस आपण इनहेल केलेलं ऑक्सिजन। आता हे कोणत्या प्रोसेसने आलं, बाय रेस्पिरेशन प्रोसेसने आलं, म्हणून एरोच्या वर तुम्हाला रेस्पिरेशन दिलंय बघा लिहून, समजतंय। हा, म्हणजेच ग्लुकोज प्लस ऑक्सिजन बाय रेस्पिरेशन ते आलेलं आहे। मग त्याच्यामध्ये पुन्हा एक केमिकल रिएक्शन झाली आणि त्याच्यातनं एक नवीन प्रोडक्ट मिळाला, जो प्रोडक्ट आहे तुमचा कार्बन डायऑक्साइड प्लस वॉटर। वॉटर दॅट मीन्स वॉटर वेपर्स, कळतंय। मग आता लक्षात घ्या की इन्हेलेशन प्रोसेसमध्ये आपण जो ऑक्सिजन घेतला त्याचं आपल्या बॉडीमध्ये जे प्रेझेंट तुमचं फूड आहे, ग्लुकोज आहे, त्याच्याशी रिएक्शन झाली आणि मग CO2 फॉर्म झाला, जो आपण एक्झेलेशन थ्रू काय करतोय, एक्झेल करतोय। समजलं सगळ्यांना कसं ती रिएक्शन होते। म्हणजे रेस्पिरेशन मध्ये तुमचं ऑक्सिजन इनहेल करणं आणि CO2 एक्झेल करणं, ही प्रोसेस आहे ती आतमध्ये तुमची एक केमिकल रिएक्शन होते, कळते। हा, आता जे वर्ड मध्ये लिहिलंय त्याला आपण काय लिहिलं नाव, वर्ड इक्वेशन। हा, आता तेच वर्ड इक्वेशन आपण काय करणार आहोत, सिम्बॉल फॉर्म मध्ये लिहिणार आहोत, फॉर्म्युला फॉर्म मध्ये लिहिणार आहोत, कळतंय। मग आता फॉर्म्युला मध्ये काय दिलंय तुम्हाला, तर ग्लुकोजचा फॉर्म्युला असतो तुमचा C6H12O6 आणि ऑक्सिजन असतं ते O2 फॉर्म मध्ये आपण लिहितो आणि मग त्यांच्यामध्ये रिएक्शन झाली आणि तयार झाला तो तुमचा CO2 तयार झाला आणि H2O। आता तुम्हाला केमिकल म्हणजे इक्वेशन बॅलन्स वगैरे करायला काही सध्या तरी शिकवत नाही, त्यामुळे याच्यामध्ये किती प्रमाणामध्ये CO2 आहे आणि किती प्रमाणामध्ये वॉटर वेपर्स आहेत हे तुम्हाला सध्या इथे त्याच्या समोर नंबर्स वगैरे लिहून दाखवलं नाही, कळतंय। पण मात्र अशा प्रकारे आपल्या बॉडीमध्ये केमिकल रिएक्शन होते आणि मग आपण एक्झेल करताना CO2 बाहेर सोडत असतो। इथपर्यंत सगळ्यांना समजलं, काय कोणाला शंका आहे का, एकदा बघूया, चेक करते। हा, बऱ्याच जणांनी आन्सर दिले होते। हा, केमिकल चेंज, रॅपनिंग, फ्रूट केमिकल चेंज, कट पोटॅटो, व्हेरी गुड व्हेरी गुड। केमिकल चेंज, साउंड ऑफ द ब्रस्टिंग केमिकल, येस येस, व्हेरी गुड। हा, केमिकल इक्वेशन रेस्पिरेशन, हा मी सांगते केमिकल इक्वेशन काय है। बरं, बाकीच्यांना कोणाला डाउट आहे का, सबको समझ में आ गया। फिर से मैं एक बार केमिकल इक्वेशन क्या है बताती हूँ। हाँ, सबको बाकी, हाँ सबको हो गया, समझ में आ गया। फिर एक बार एक्सप्लेन करती हूँ तो सबको समझ में आएगा। विशाल देख लो, ये केमिकल इक्वेशन क्या रहता है, जो हम फूड लेते हैं ना, हाँ उसके अंदर से हमें क्या मिलता है, एनर्जी मिलती है। एनर्जी जो हम एनर्जी बोलते हैं उसको साइंस में ग्लूकोज बोलते हैं। और ये हमारा केमिस्ट्री है, तो केमिस्ट्री में ग्लूकोज का जो फॉर्मूला है वो है C6H12O6। तो वो तो हमारे बॉडी में पहले से है। तो जो अब हम इनहेल करते हैं, तो इनहेल करते समय हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं। तो पहले से हमारे बॉडी में जो एनर्जी है उसमें क्या होता है, ये ऑक्सीजन कंबाइन हो जाता है, उसका कॉम्बिनेशन हो जाता है। हाँ, तो उसका कॉम्बिनेशन हो जाने के बाद वहां एक केमिकल रिएक्शन होती है, समझ में आया। तो वो केमिकल रिएक्शन होने के बाद कुछ तो चेंजेस मिलेंगे ना, कुछ तो प्रोडक्ट्स मिलेंगे ना।
तो ये सब होने के बाद तो CO2 गैस फॉर्म होता है, और वो CO2 गैस हमें कुछ काम का नहीं है, इसलिए हम क्या करते हैं, उसको बाहर छोड़ते हैं। तो मतलब क्या करते हैं, एक्सेल करते हैं। और जो वाटर वेपर्स हैं, तो वाटर वेपर्स हमारे बॉडी में रहते हैं, नहीं तो हमें कभी कभी तो बाहर भी निकलते होंगे, हमारे मुंह से तो हवा निकलती है ना, तो उसमें तो मॉइस्चर होगा ही ना। हाँ, तो इस तरह ये केमिकल रिएक्शन होती है। अभी समझ में आ गया। हाँ, अभी क्या करना है, एक आपको फिर भी एक एक्सपेरिमेंट दिया है, देखो कि कार्बन डाइऑक्साइड है, उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्सिल डाल दिया, और कैल्शियम कार्बोनेट बन गया और वाटर बन गया। तो जैसे कि हमारे बॉडी के अंदर जो रिएक्शन हो गई है ना, बिल्कुल वैसे हम ये रिएक्शन लेबोरेटरी में करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड दैट मीन्स CO2 गैस, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड केमिकल रहता ही है इसमें लेबोरेटरी में। तो दोनों का कॉम्बिनेशन हम करते हैं ना, तो कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म होता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट कैसा फॉर्म होता है ये भी बता दी हूँ। एक टेस्ट ट्यूब में क्या करेंगे हम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, और एक जो पाइप रहता है ना, वहां हम CO2 फॉर्म करेंगे। हाँ, तो CO2 जो छोड़ देते हैं हम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिस टेस्ट ट्यूब में लिया है ना, उसमें छोड़ देते हैं। तो वो टेस्ट ट्यूब में पहले से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो रहता है वो ट्रांसपेरेंट रहता है, जैसे कि पानी के जैसा रहता है। तो उसमें अगर हम CO2 डालेंगे ना, तो अपने आप उसका कलर चेंज हो जाता है, और वो इट टर्न्स इनटू मिल्की। आपको बता दिया है, देखो, डिड द कलरलेस लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। हाँ, तो ये सब केमिकल चेंज है, जो हम लेबोरेटरी में एक्टिविटी करके बच्चों को दिखाते हैं। तो धीरे धीरे वो जो पानी जैसा कलर रहता है, वो डार्क मिल्की शेड में आता है। और कुछ देर बाद उसको देखेंगे ना हम लोग, तो ज्यादा मिल्की हो गया, तो उसको हम क्या करेंगे, सेटल करने के लिए थोड़ा रख देते हैं। तो एक 10-15 मिनट के बाद देखेंगे ना, तो वो सब जो पार्टिकल्स है ना, व्हाइट व्हाइट, वो नीचे जाके टेस्ट ट्यूब में बैठ जाते हैं, और उसको हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं। जो प्रेसिपिटेट कार्बन कैल्शियम कार्बोनेट का होता है, और ऊपर तो वाटर रहता है, इसलिए प्लस वाटर बोल दिया है। समझ में आ गए इक्वेशन, कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। हाँ, ये हो गया हमारा ये इक्वेशन। अभी हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट है इक्वेशन हमारा फोटोसिंथेसिस। अभी बोलो मुझे, फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, कहाँ होता है, चैट बॉक्स में लिख के रख दो। फोटोसिंथेसिस किस में हो जाता है? सबका आंसर होना चाहिए। पहला ये केमिकल के चेंज का कैसे आपने सबने बता दिया था, बिल्कुल वैसा फोटोसिंथेसिस किस में हो जाता है। हाँ, लिख दिया। तो अभी मैं एक्सप्लेनेशन देती हूँ, सुन लो। Photosynthesis. You know that green plants perform photosynthesis in sunlight. क्या होता है? A word equation and the chemical equation can be written for this natural chemical change. बता दिया है, देखो। अभी मैं आपको पूरा फोटोसिंथेसिस क्या होता है ये बताती हूँ, तो बाद में आपको सब समझ में आएगा। फोटोसिंथेसिस मीन्स जो हमारे प्लांट से वो जब सनरेज मिलते हैं ना उनको, मतलब डे टाइम में पूरा उनका फूड तैयार करने का प्रोसेस चलता है। तो वो फूड कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं, जो लीव्स रहते हैं ना, वो ग्रीन रहते हैं, दैट मीन्स क्लोरोफिल उसमें प्रेजेंट रहता है। समझ में आया? हाँ, तो इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, द प्लांट्स prepare their own food, that is called as photosynthesis. समझ में आ गया सबको? तो पूरा का पूरा जो हमारा जो प्लांट से हम फूड लेते हैं ना, तो ये फल, ये मतलब जो अनाज मिलता है वो भी हो गया, जो फ्रूट्स मिलते हैं वो भी सेम टाइप का है। तो वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कैसे होती है, उसमें भी केमिकल चेंज है। तो वो केमिकल चेंज आपको ये वर्ड इक्वेशन में दिया है। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में ये क्लोरोफिल के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत रहती है। तो जो हमारे एयर में CO2 है रहता है ना, तो पूरा का पूरा CO2 प्लांट्स एब्सॉर्ब कर लेते हैं। और प्लस जो रूट्स के थ्रू जो वाटर एब्सॉर्ब करते हैं ना, वो वाटर, और क्या क्या रहता है, सनलाइट और
क्लोरोफिल, वो ग्रीन प्लांट करके लिख के दिया है ना आपको, उसको क्या बोलना है? क्लोरोफिल। तो इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, with the help of water and with the help of carbon dioxide, the chemical reaction takes place and it gives us glucose plus oxygen. तो ऑक्सीजन कैसे मिलता है? यहाँ पे मालूम है सबको, बहुत सारे पेड़ है, सब के सब, मतलब प्लांट्स गिव्स अस वेरी लार्ज क्वांटिटी ऑक्सीजन। इसलिए तो सब जगह पे फॉरेस्ट ग्रीनरी लगाते हैं ना, तो ये प्लांटेशन तो रहता है ना, तो इसलिए ही रहता है क्योंकि ये फ्रूट्स प्लांट्स जो है वो हमें, ये हमारा फूड तो देते ही है, प्लस हमें जो ऑक्सीजन की जरूरत है ना, वो ऑक्सीजन भी प्लांट्स ही देते हैं। तो सबको अभी इम्पोर्टेंट समझ में आया होगा प्लांट्स का, कि जो हमारा रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन की और ग्लूकोज की, दैट मीन्स फूड की, वो दोनों का दोनों ये प्लांट्स पूरा करते हैं। हाँ, तो ये रिएक्शन कैसे हो गई, फिर से एक बार बताती हूँ। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस सनलाइट प्लस ग्रीन, मतलब क्लोरोफिल, ऑल सब इकट्ठा हो जाने के बाद उसमें जो केमिकल रिएक्शन होती है और उसके बाद जो फूड पैदा होता है उसको हम ग्लूकोज बोलते हैं, और प्लस ऑक्सीजन। तो वर्ड में लिखा है उसको ही हम क्या करेंगे अभी, सिंबल में लिखेंगे। तो उस कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब है CO2, वाटर दैट मीन्स H2O, in presence of sunlight and green plant gives us glucose, that means C6H12O6, and oxygen का मतलब O2। तो आपको पूरा ध्यान में आया होगा। ये फोटोसिंथेसिस के ऊपर अगर आपको शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ गई, नहीं तो कुछ एक्सप्लेन द हाउ द केमिकल चेंज टेक्स प्लेस इन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, ऐसा क्वेश्चन अगर आपको पूछा गया, तो आपको ये ऊपर का 2 लाइन भी लिखना है, वर्ड इक्वेशन भी लिखना है और केमिकल इक्वेशन भी लिखना है। समझ में आ गया? हाँ। मैन मेड केमिकल चेंजेस, अब तक तो हमने नेचुरल प्रोसेस देख लिया, अभी हमें क्या देखना है? मैन मेड प्रोसेस। तो मैन मेड प्रोसेस ऑलवेज जो होते हैं वो सब लेबोरेटरी में होते हैं। तो पहला क्या है देख लो, वी ब्रिंग अबाउट मेनी केमिकल चेंज फॉर आवर यूज इन एवरीडे लाइफ। Let us see some of them. The chemical change that we saw in first activity, it is used in the cold drink. That means soda lemon. It means that is in useful man-made chemical change. क्या बताया है कि जो केमिकल चेंज है वो क्या करते हैं हम, कभी कभी ये तो कभी कभी नहीं, हमेशा आप तो बच्चे हैं, केमिकल कोल्ड ड्रिंक तो लेते ही होंगे। हाँ, तो केमिकल, ये कोल्ड ड्रिंक के अंदर क्या रहता है मालूम है क्या आपको? ये तो केमिकल जो फ्लेवर देते हैं वो अलग अलग रहता है, कलर भी अलग अलग रहता है, लेकिन उसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या रहता है? शुगर रहते हैं। वाटर प्लस शुगर प्लस CO2 रहता है, जो उसमें दबा के भरते हैं और उसमें मिक्स होते हैं। जब बोतल खोलते हैं तो पहला क्या निकलता है? जो गैस रहता है वो निकलता है ना। तो उसका फोर्स इतना रहता है कि बोतल आपने पूरा खोल दिया तो पूरा वो गैस के साथ पूरा अपना जो कोल्ड ड्रिंक है वो बाहर निकल जाता है, देख लो। तो ये एक केमिकल चेंज है, आपको पता नहीं होगा, लेकिन ये इसमें CO2 पूरा का पूरा डिजोल्व करते हैं वो लोग, और उस इसलिए आपको ऐसा टेस्ट मिलता है ना, झिंझिना वाला जैसा टेस्ट मिलता है ना। हाँ, अगर आपने बोतल खोल के रख दी 1-2 मिनट के लिए और ये सब निकल गया, तो वो कोल्ड ड्रिंक का टेस्ट कैसा रहता है? बिल्कुल पानी पानी रहता है ना, मीठा पानी। हाँ, तो ये केमिकल चेंज है, समझ लिया। और दूसरा मैंने आपको ये पहले वाला जो रिएक्शन बताया था ना, जो सोडा बेकिंग पाउडर लिया था, उसमें लेमन जूस मतलब साइट्रिक एसिड, ये तो हमेशा घर में करते हैं ना एसिडिटी होने के बाद। हाँ, तो ये भी हम हमेशा डेली लाइफ में हमारा केमिकल चेंज करते हैं ना। हाँ, तो ये हमारे डेली लाइफ में होने वाले केमिकल चेंज है जो मैनमेड है। हाँ, अभी दूसरा एक एग्जाम्पल दिया है उन्होंने, कंबशन ऑफ फ्यूल। क्या है? अभी आप गांव में रहते हो तो आपको पता होगा कि जो चूल्हा रहता है, तो चूल्हे में लकड़ी जलाते हैं ना। हाँ, तो लकड़ी जो है वो कोल की है। हाँ, तो उसमें जो हम उसको जलाते हैं तो क्या करते हैं?
पूरा उसका जो पहला फिजिकल जो चेंज होता है उसको पूरा ऐश में कन्वर्ट कर दिया, तो ये तो पूरा ऐश का फिर वुड नहीं बना सकता। हाँ, तो वो जो चेंज है वो क्या है, केमिकल चेंज है। तो वुड, कोल, पेट्रोल, कुकिंग गैस आर बर्न फॉर गेटिंग एनर्जी। जब वो जल जाते हैं, बर्न होते हैं, तो उसमें कुछ तो एनर्जी मिलती है ना, हमें हीट मिलता है ना, उसके ऊपर हम हमारा खाना बनाते हैं ना। हाँ, तो उसमें जो चेंज है उसको बोलेंगे हम केमिकल चेंज। खाना बनाते हैं उसको केमिकल चेंज नहीं बोलेंगे। कंबुशन ऑफ फ्यूल मतलब क्या है, जो हमारा फ्यूल है, कौन सा भी लो, वुड लो, कोल घेल ले लो, पेट्रोल ले लो, उसमें जो जो हम फ्यूल यूज करते हैं उसको हम वापस नहीं ला सकते। जो जलाया लकड़ी है उसको फिर से लकड़ी नहीं कन्वर्ट करते। जो कोल जला है उसको फिर से कोल में नहीं कन्वर्ट कर सकते। पेट्रोल अगर गाड़ी में डाला है, कुछ 2-3 मील जाके आए तो फिर से उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते है ना। हाँ, तो ये सब जो एक बार जल गया तो उसका चेंज हो गया, वापस नहीं ला सकते हैं, इसलिए ये है मैन मेड चेंजेस। ओके, द कॉमन सब्सटेंस दैट बर्न्स इन ऑल दिस फ्यूल्स इज कार्बन। ये सब हमने जो एग्जाम्पल लिए हैं उसको हम कंबुशन बोलते हैं। तो उसको हम जलाते हैं, मालूम हो गया। तो बर्न करने के बाद इसमें से काला जो प्रोडक्ट है वो निकलता है। हाँ, जो कुछ तो निकलता है ना, तो केमिकल चेंज होने के बाद उसमें जो बचा कुचा रहता है ना उसको हम बोलेंगे कार्बन। और ये हमारा रहता है प्रोडक्शन। तो उस किसी भी चीज को हम जलाने के बाद जो हमें मिलता है वो रहता है कार्बन। और ड्यूरिंग द combustion ऑफ दिस प्रोसेस कार्बन combines with the oxygen which is present in the air and the product कार्बन डाइऑक्साइड is formed। समझ में आ गया रिएक्शन कैसे होती है। कुछ भी, अगर ये इसमें कागज नहीं दिया है आपको, कागज का एग्जांपल ले लो, उसको हम अगर बर्न करेंगे, जलाएंगे, तो उसका एक काला काला पाउडर बचता है, देखो। हाँ, तो वो रहता है कार्बन। और हमारी जो एयर है उसमें 21% ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है, मालूम है सबको। हाँ, तो हमारे एयर में जो ऑक्सीजन रहता है वो हमेशा क्या करता है, ये सब चीजें जो जलती है ना उनको हेल्प करता है जलने के लिए। हेल्प करता है, दैट मीन्स क्या होता है, वो रिएक्ट होता है उसके साथ। तो कार्बन के साथ ऑक्सीजन का रिएक्शन हो गया, तो जो तैयार होने वाला जो प्रोडक्शन है उसको क्या बोलेंगे हम, कार्बन डायऑक्साइड। हा, तर या कंबशन प्रोसेस मध्ये काय होत आहे ते परत एकदा मी तुम्हाला सांगते बघा। कुठलीही वस्तू घ्या तुम्ही, वूड, कोल, पेट्रोल किंवा तुमचा घरातला कुकिंग गॅस, या सगळ्यांना जेव्हा आपण पेटवतो तेव्हा ते पेटण्यासाठी तुम्हाला ऑक्सिजनची गरज लागते। आणि हा ऑक्सिजन तुम्हाला हवेतनं मिळत असतो। म्हणजेच तुमचं ते कार्बन आणि ऑक्सिजन यांचं कॉम्बिनेशन झालं आणि कार्बन डायऑक्साइड तयार झाला। कळलं सगळ्यांना। आता तेच रिएक्शन जे काही मी तुम्हाला एक्सप्लेन केलं ना, ते तुम्हाला वर्ड मध्ये दिलंय बघा। आणि तेच रिएक्शन तुम्हाला केमिकल इक्वेशन मध्ये दिलंय, म्हणजे तुम्हाला फिट झालं तुमच्या डोक्यामध्ये। जे आपण वर्ड मध्ये लिहितो त्याला म्हणायचं वर्ड इक्वेशन, आणि जे आपण सिम्बॉल मध्ये लिहितो त्याला म्हणायचं केमिकल इक्वेशन। कळलं सगळ्यांना। हा, आता त्याच्यानंतर आहे क्लिनिंग ऑफ द शाहबाद टाइल्स विथ डायल्यूट हायड्रोक्लोरिक ऍसिड। आता तुमच्या घरामध्ये एखाद वेळेस बघा, जर प्लॅटफॉर्म तुमचा बनलेला असतो, जर व्हाईट मार्बलचा वगैरे बनलेला असेल, तर त्या मार्बल मध्ये जो तुमचं हे असतं की नाही त्याला शाहाबादी टाइल्स म्हणायचं। हा, की ज्याच्यामध्ये तुमचं कॅल्शियम कार्बोनेट असतं। हा, तर हे कॅल्शियम कार्बोनेट आणि त्याची जर तुम्ही हायड्रोक्लोरिक ऍसिड, जर तुम्ही हायड्रोक्लोरिक ऍसिड म्हणजे बऱ्याच वेळेला तुमच्या किचन प्लॅटफॉर्मला स्वच्छ करताना मम्मी लिंब लावते बघा। आता कधी नसेल लावलं तर आजकाल एखादा डाग पडल्यावर विचारून बघा, म्हणजे करून बघा तुम्ही, की त्याच्यावर जर तुम्ही लेमनचं ते हे रब केलं तर तो डाग निघून जातो। याचा अर्थ काय आहे, त्याच्यामध्ये जो डाग पडला होता ते घालवण्यासाठी तुम्ही ऍसिड यूज केलं। म्हणजेच थोडक्यात काय झालं, तिथे तुम्ही त्या कॅल्शियम कार्बोनेट बरोबर ऍसिडची रिएक्शन केली, समजतंय। ड्युरिंग दिस during its cleaning with the hydrochloric acid with the upper layer of the tiles react and hydrochloric acid and three products are formed। काय काय तयार होतं बघा, खाली तुम्हाला इक्वेशन दिलंय। कॅल्शियम कार्बोनेट म्हणजे तुमची टाईल, हायड्रोक्लोरिक ऍसिड म्हणजे तुम्ही यूज केलेला लेमन, त्याची रिएक्शन झाली आणि तयार काय झालं
कॅल्शियम क्लोराईड तयार झालं प्लस CO2 म्हणजे कार्बन डायऑक्साईड तयार झालं. आता हा बबल येतात बघा कधी रिॲक्शन म्हणजे लिंब तुम्ही कशावर टाकलं की लगेच इमिजिएट बबल्स तुम्हाला दिसतात बघा. याचा अर्थ काय होतोय तिथे CO2 फॉर्म होतोय आणि प्लस वॉटर तर असतं. म्हणजे लक्षात घ्या इथे जे केमिकल चेंज तुम्हाला मिळत आहेत त्याच्यामध्ये किती छोट्या छोट्या प्रोडक्ट तयार होतात बघा. म्हणजेच हे कॉम्बिनेशन जे आहे हे जर तुम्ही सायन्सच्या दृष्टीने बघितलं की हे का स्वच्छ होतं. इव्हन तुमच्या घरातलं कॉपरचं भांड असतं बघा त्याला पण आपण चिंच किंवा लिंब लावतो की नाही. म्हणजे तुमचं आधी नवीन कॉपरचं जे मेटलचं भांड असतं ते स्वच्छ असतं शाईन करत असतं. पण खूप दिवस त्याला वापरलं नाही तर काय होतं ते काळं पडतं. आता त्याला ज्या दिवशी आपल्याला वापरायचं असतं त्या दिवशी आपण काय करतो त्याला स्वच्छ करतो म्हणजे चिंचेने घासतो. मग त्या वेळेला जी केमिकल रिएक्शन होते की नाही ती पण एक केमिकल रिएक्शन आहे की त्याच्यावर जो लेअर तयार झालाय कॉपर ऑक्साईडचा तो कम्प्लीट काय करतो आपण ऍसिड मध्ये डिझॉल्व्ह करतोय. चिंचेमध्ये टायट्रिक ऍसिड असतं हा तर त्याच्यामध्ये आपण तो डिझॉल्व्ह करतो आणि मग तो वरचा लेअर कम्प्लीट निघून जातो. म्हणजे तो ब्लॅकिश तुमचा लेअर निघून गेला की पुन्हा तुमचं कॉपरचं जे भांड आहे की नाही ते शाईन करायला लागतं बघा. हा म्हणजेच या अशा ज्या काही तुमच्या डेली लाईफ मध्ये ज्या काही तुमच्या रोजच्या ऍक्टिव्हिटीज आहेत त्याच्यामध्ये खूप मोठं केमिकल चेंज आहे केमिकल रिएक्शन आहेत पण तुम्ही कधी त्या बघितलेल्या नाहीत तुम्ही कधी त्याच्यावर विचार केला नाही. पण आता तुम्हाला लक्षात येईल की आपण जे काही क्लिनिंग करतो त्याच्यामध्ये जर तुम्ही ऍसिड वगैरे काही वापरत असाल तर हा तुमचा केमिकल चेंज असतो. समजलं सगळ्यांना. सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वॉटर. आता बघा हार्ड वॉटर आणि सॉफ्ट वॉटर असे दोन प्रकार असतात पाण्याचे. हा आता एक तुम्हाला सांगते बघा ये आपके नल से जो आता है ना MIDC का पाइपलाइन जो रहता है वो रहता है हमेशा सॉफ्ट वाटर रहता है और ये जो हमारा बोरवेल का रहता है ना जिसमें बहुत सारे मिनरल्स रहते हैं उसको हम बोलेंगे हार्ड वाटर. तो ये हमें पता भी चलता है अगर हम ऐसा सोप में हाथ डालेंगे ना तो हमारा सॉफ्ट वाटर रहता है ना तो पानी ज्यादा लगता है उसको साफ करने के लिए तो निकलता ही नहीं. और हार्ड वाटर में डालेंगे ना तो इमीडिएट हमारा हाथ हैंड जो है क्लीन हो जाता है. तो आपको पता चलता है सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर क्या रहता है. हाँ अभी पूरा एक्सप्लेनेशन देख लो. सम वेल्स और ट्यूब वेल्स वेल्स मत दैट मीन्स हमारा जो नेचुरल वेल्स रहते हैं वो और ट्यूबवेल्स दैट मीन्स वो बोरवेल में जो बताती हूँ हैव हार्ड वाटर. समझ में आ गया. जो जमीन के अंदर से आते हैं उसमें हार्ड वाटर रहता है. इट इज ब्लैकिश टू टेस्ट ब्रॅकिश टू टेस्ट अँड डज नॉट फॉर्म लॅदर विथ द सोप. म्हणजेच एक सोपचा जो फेस असतो की नाही तो हार्ड वॉटर मध्ये खूप कमी येतो आणि तुमचं सॉफ्ट वॉटर असतं ना त्याच्यामध्ये खूप फेस येत असतो. दिस इज बिकॉज ऑफ हार्ड वॉटर कंटेन्स द क्लोराइड अँड सल्फेट सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम डिजॉल्व स्टेट. समझ में आ गया. मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो हार्ड वाटर है उसमें बहुत सारे मिनरल्स रहते हैं. तो वो कौन कौन से मिनरल्स है पहिला क्या बताया क्लोराइड अँड सल्फेट चे सॉल्ट असतात आणि दुसरं काय सांगितलं कॅल्शियम आणि मॅग्नेशियम हे पण त्याच्यामध्ये प्रेझेंट असतं. टू सॉफ्टन द हार्ड वाटर अ सोल्यूशन ऑफ द वॉशिंग सोडा इज एडेड टू इट. मतलब क्या है जो हमारा वॉशिंग सोडा मतलब सोडियम कार्बोनेट जो रहता है उसको हम अगर डालेंगे तो हार्ड वाटर क्या होता है सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट हो जाता है. Okay, these results in the chemical reaction to form the precipitate of insoluble carbonate salts of calcium and magnesium. तो जो मिनरल्स हार्ड वाटर में रहते हैं वो जो डिजॉल्व नहीं होते वो क्या करते हैं बेस में जमा हो जाते हैं. एक बार आप करके देख लो जो बोरवेल का पानी रहता है ना उसमें अगर हम आपने जो डिटर्जेंट पाउडर डाल दिया उसको स्टर किया और थोड़ी देर के लिए आधा घंटे के लिए रख दो तो नीचे पूरा का पूरा जो कैल्शियम कार्बोनेट का और मैग्नीशियम का जो सॉल्ट्स रहते हैं ना वो जमा हो जाते हैं और ऊपर का जो पानी है ना वो सॉफ्ट बन जाता है. As the dissolved salt of calcium and magnesium go out in the form of precipitate of the carbonate salt, the water is softened. ऊपर का पानी सॉफ्ट हो जाता है और नीचे कार्बोनेट का सॉल्ट जमा हो जाता है. The following equation can be written for this chemical change. क्या होता है अभी जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया उसमें जो जो केमिकल रिएक्शन हो गई जिसके अंदर
वो वर्ड इक्वेशन में आपको दिए है, कैल्शियम क्लोराइड प्लस सोडियम कार्बोनेट। तो हमें क्या मिला, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस सोडियम क्लोराइड मिल गया। तो कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है, CaCl2। अभी आपको ये ध्यान में रखना है, जो जो के फॉर्मूलाज दिया है वो आपको पूरा एकदम परफेक्ट लिखना चाहिए। CaCl2 दिया है तो मतलब कैल्शियम और Cl2 का दो पार्ट रहता है, Na2CO3। तो Na2CO3 ये पूरा का पूरा आपका कॉम्बिनेशन है सोडियम कार्बोनेट का, उसको अलग नहीं करना है। हाँ, और उसका कॉम्बिनेशन हो जाने के बाद वो Ca है, वो CO3 को मिल जाता है। देख लो, जो हमारे रिएक्टेंट है ना, लेफ्ट साइड में दो रिएक्टेंट है, CaCl2 एक हो गया, Na2CO3 दूसरा हो गया। तो पहला वाला जो रिएक्टेंट है कैल्शियम क्लोराइड, उसमें से कैल्शियम और जो सोडियम कार्बोनेट का जो CO3 है, उन दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया। जो लास्ट लेक्चर में आपने पढ़ा था ना, एनायंस एंड कैटायंस, पॉजिटिव और निगेटिव, तो हमेशा केमिकल रिएक्शन लिखते हैं तो पॉजिटिव जो रहता है कैटायन, वो उनका कॉम्बिनेशन एनायन के साथ होता है। तो Ca हमेशा पॉजिटिव रहता है और CO3 हमेशा निगेटिव रहता है। तो Ca का और CO3 का कॉम्बिनेशन हो गया, तो बन गया CaCO3। और Na हमेशा पॉजिटिव रहता है और क्लोरीन हमेशा निगेटिव रहता है, तो Na का और Cl का कॉम्बिनेशन हो गया और ये बन गया सोडियम क्लोराइड, दैट मीन्स सॉल्ट बन गया। समझ में आ गया सबको, ये रिएक्शन हमेशा ऐसे लिखना है। आगे जाके आपको बहुत सारे केमिकल इक्वेशन लिखने हैं, तो पहली ये बात ध्यान में रखना है, आपको केमिकल फॉर्मूला आना चाहिए, और दूसरा प्रोडक्ट लिखते समय रिएक्टेंट में कॉम्बिनेशन किसका किसका हो जाता है ये आपको मालूम होना चाहिए। ओके, तब जाके आपको इक्वेशन समझ में आएंगे। और अभी थोड़ा सा ये केमिकल बॉन्ड कैसे होते हैं, अभी केमिकल चेंज, केमिकल रिएक्शन यहाँ तक तो हम आ गए। अभी केमिकल बॉन्ड देखेंगे। We saw the composition of matter changes during the chemical change and the new substance having different properties are formed। जो नया वाला जो सब्सटेंस मिलता है हमें, वो जो हमारे रिएक्टेंट रहते हैं उनके प्रॉपर्टी नहीं शो करता है, तो क्या करता है वो अपना खुद का एक अलग का प्रॉपर्टी रहता है उसका, वो अलग प्रॉपर्टी वो शो करता है। When this happens, some chemical bonds in the reactant break and new substance called product are formed by the formation of new chemical bonds। तो जो नया मिलता है हमें प्रोडक्ट, उसका केमिकल बॉन्ड में चेंज हो जाता है। So we have also seen in the chapter composition of matter। हाँ, ये लेसन आपने पढ़ा है, तो आपको थोड़ा सा नहीं ध्यान में होगा तो पीछे जाके थोड़ा सा उसको पढ़ लो तो सब कुछ ध्यान में आएगा। That the number of chemical bonds formed by one atom, it is its valency। Let us now see what is the chemical bond। अभी जो मैंने आपको बताया ना पहले कि रिएक्टेंट एनायन और कैटायन के साथ होता है, तो एनायन और कैटायन कैसे बनते हैं, उनका जो वैलेंसी रहता है आउटर ऑर्बिट में, उनके जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं उसके ऊपर डिपेंड रहता है ना, जो शेयर करते हैं, डोनेट करते हैं और एक्सेप्ट करते हैं। जितना नंबर्स का इलेक्ट्रॉन्स वो डोनेट करते हैं वो उनका वैलेंसी रहेगा, वो पॉजिटिव रहेगा, इसको हम कैटायन बोलेंगे। और सब के सब जो मेटल्स है वो डोनेट करते हैं हमेशा, और सब के सब जो नॉन मेटल्स है वो एक्सेप्ट करते हैं। तो उनका जो आउटर ऑर्बिट है इनकम्प्लीट रहता है, और उसको कंप्लीट करने के लिए कुछ तो इलेक्ट्रॉन्स उनको जरूरी रहते हैं, तो एक्सेप्ट कर लेते हैं। दैट नंबर इज नोन एज वैलेंस नंबर ऑफ दैट नॉन मेटल। तो वही है जो वैलेंसी जो नंबर है वो चेंज होता है, और उसके साथ हमारा जो केमिकल बॉन्ड है वो पैदा हो जाता है। हाँ, तो यहाँ तक तो मैं सोचती हूँ स्टॉप करूंगी, क्योंकि अभी थोड़ा रीडिंग ले लूंगी, एक साथ सब कुछ पढ़ा दिया ना आपको तो बहुत ऐसा कंफ्यूजन हो जाएगा। प्लांट्स प्लांट्स क्लोरोफिल, हाँ क्लोरोफिल।
plant takes place, carbon dioxide and gives oxygen out. Very good. हम्म। अभी यहाँ तक तो हमारा हो गया, इसमें कोई डाउट है किसी को? नो, सबको समझ में आ गया? हाँ, तो अभी हम क्या करेंगे, थोड़ा सा रीडिंग करेंगे थोड़ा, क्योंकि अभी एक साथ जो मैंने पूरा केमिकल बॉन्ड भी आपको बताया ना, तो थोड़े आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो अभी कौन कौन इंटरेस्टेड है रीडिंग के लिए, पहले लिख के दे दो मुझे। यस, कादम्बरी है। हाँ, और दूसरा कौन है? 10 मिनट है, 5 मिनट कादम्बरी पड़ेगी, और 5 मिनट कौन है रेडी? यस, विशाल है, वेदांत है। ओके ओके, ठीक है, वन बाय वन मैं आपको सबको बताऊंगी। हाँ, तो स्टार्ट करेंगे हम हमारे लेसन से। आज ये शुरू हुआ है तो स्टार्ट करेंगे हम हमारे स्टार्टिंग से ही। हम्म, अभी आपको पढ़ना है कादम्बरी। तू स्टार्ट Yes, कर। ma'am. यस, स्टार्ट कर। Okay. Chemical change and chemical bound. Can you recall what are the methods of classification of changes? What is the difference between physical and chemical change? Physic- Classify the following changes into physical and chemical change: Ri- ripping of mango, melting of ice, boiling of water, dissolution of salt in water, ripening of banana, fragrance on ripening fruit, darkening of a cut potato, bursting of an inflated balloon, sound of bursting firecracker, foul smell from a spoiled food. During any chemical change, composition of original substance change to form new substance with a different composition and properties. How to identify a chemical change? Try this. Take a lemon juice in a clean glass. Take 2 drops of lemon juice in a spoon and test. Add a pinch of baking soda in the glass of lemon juice. Did you notice bubbling around the particles of soda? Did you hear a sound on taking your air near the glass? Now again test it. Did it test as sure as it was in the beginning? Above activity is be done using clean apparatus and illable material. Then only it is possible to test the test. Otherwise, keep in mind that the testing of test can't be done. Many perceivable observations are noticed during the above activity. A gas is seen to be liberating in the form of bubbles. A low sound is heard. The white solid particles of the baking soda disappear. The original sour taste becomes mild or diminishes. From this, it is understood that a new substance having a different taste is formed. At the end of the above change, the taste of the substance have different means its composition was different. Thus, during the during the above change, the composition of the original substance changed to form a new substance with different properties. This the change that takes place on adding baking soda to lemon juice is a chemical change. Sometimes some characteristics observations are perceived during a chemical change. This enables us to know that a chemical change has taken place. Some of these observations are unlisted in the table 13.1. हा, बस बस, तू आता माईक ऑफ कर. हा, आणि एक म्हणजे काय आहे ते सांगते. कुठेतरी तुला जर असं वाचताना, हा, रायपनिंग, हा पहिलं आहे ते रायपनिंग म्हणायचं. हा, हा, आता विशाल वाच चल.
Yes, ma'am. हाँ Chemical what? change and word equation. During a chemical change, the chemical composition of the original matter changes. A new substance having different properties and different chemical compositions are formed. A chemical equation can be written for a chemical change if the extra change in chemical composition is known. Names and chemical formula of the original substance and newly formed substance are used while writing a chemical equations. For example, when baking soda is added to lemon juice, a chemical change take place in the citric acid present in the lemon juice and the gas formed in carbon dioxide. The word equation can be written for this chemical reaction as follows: citric acid plus sodium, मैम वो क्या है, Bicarbonate, bicarbonate. bicarbonate, carbon dioxide plus sodium citric acid plus alkali is equal to CO2 plus salt. This nitrogen, This is neutralization reaction. this, this is neutralization reaction. Always remember, first step of writing a chemical equation is to write a word equation by using the names of the constant substance. When the chemical formula is written in place of each of the name, it becomes a chemical equation. While writing a chemical equation, original substance are written on the left side and newly formed substance are written on the right side, and an arrow in drawn in between arrowhead points towards the substance form. Arrow indicates the direction of the reaction. Substance written on the left side of the arrow are original substance that take part in the reaction. They are called Reactant. reactants. New substance formed as result of the reaction or are called products. Place for the products of a reaction is on the right side of the arrow. Chemical change in everyday life. We find many examples of chemical change in our surrounding body, home, and laboratory. Let us see some chemical change for which word and chemical equation can be written easily. Natural chemical change, a हा थांब respiration. थांब थांब आता जरा. अजून कोण होतं? नंदिनी होती ना, नंदिनी आहे का? नंदिनी आहे? Yes, ma'am. येस. हा. Natural gas changes. Respiration is a continuously occurring biological process. In this process, we inhale the air and exhale carbon dioxide and water vapor. After an in-depth study, it is learned that glucose in the cells react with oxygen in the inhaled air to form carbon dioxide and water. The word equation and chemical equation of this chemical reaction are as follows. Here the chemical equation is not balanced. Word equation: glucose plus oxygen, respiration, carbon dioxide plus water. Chemical equation: C6H12O6 plus O2, respiration, CO2 plus H2O. Try this. Take some freshly prepared lime water, solution of calcium hydroxide in the test tube. Keep on blowing in it with a tube. What is seen after some times? Did the colorless lime water turns milky? After some more time, you will find that a white insoluble solid settles at the bottom of the test tube. This is a precipitate of calcium carbonate. The turning milky got lime water means that the blown gas mixed in it was carbon dioxide. Carbon dioxide plus calcium hydroxide, calcium carbonate plus water. Write the chemical equation for the above word equation. आता थोडस वेदांत 2 मिनिटं वाच तू. वेदांत आहे का? वेदांत. Yes, ma'am. येस. B. Photosynthesis. You know that
Green plants perform photosynthesis in sunlight. A word equation and a chemical equation unbalanced can be written for this natural chemical change as follows. Word equation carbon dioxide plus water. मग हे कसं वाचायचं? in presence of sunlight and green plant. In presence of sunlight and green plant is equal to glucose plus oxygen. Chemical equation CO2 plus H2O in presence of sunlight and green plant is equal to C6H12O6 plus O2. Man-made chemical changes. We bring about many chemical changes for our use in everyday life. Let us see some of them. The chemical change that we saw in the first activity is used in the cold drink called soda lemon. It means that it is useful man-made chemical change. Combustion of fuel, wood, coal, petrol, or cooking gas are burned for getting energy. The common substance that burns in all these fuels is carbon. During the combustion process, carbon combines with oxygen in air and the product carbon dioxide is formed. A common equation can be written for all these combustion process are as follows. Say, processes as follows. Word equation carbon plus oxygen is equal to carbon dioxide. Chemical equation C plus O2 is equal to CO2. Combustion of fuel is a fast and irreversible chemical change. बर, थांबूया इथे. हा, ओके, स्टॉप कर आता. बट तुम्ही सगळ्यांनी काय करायचं आहे, आज लेसन पुन्हा एकदा वाचायचं आहे हा सगळ्यांनी. नाही तुम्हाला खूप समजेल त्याच्यातनं. काही म्हणजे प्रॉब्लेम असेल, डाऊट्स असतील तर मला नेक्स्ट लेक्चरला विचारा. ना, चला आता थांबूया इथे आपण. ओके, चलो बाय बाय. चलो बाय बाय.